तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी पेपर सेकंड की बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहला टॉपिक आपका है बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री वास्तव में कार्बनिक रसायन की ही ब्रांच की तरह से है या कार्बनिक रसायन की शाखा की तरह से है। सबसे पहले हम ट्रेस एलिमेंट्स एंड बल्क एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमारे विश्व में बहुत सारे एलिमेंट्स उपस्थित हैं, परंतु उनमें से कुछ एलिमेंट हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में यूज़फुल हैं या हमारे लिए उपयोगी हैं, चाहे वो हमारे बॉडी में हो या किन्हीं एनिमल्स बॉडी में या प्लांट बॉडी में। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो उपयोगी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या वैज्ञानिकों के द्वारा 25 निर्धारित की गई है। इनमें मुख्य रूप से मुख्य एलिमेंट जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे 9 एलिमेंट्स जो बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा 9 अदर एलिमेंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं उनको हम बल्क एलिमेंट्स कहते हैं, और या उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा 12-13 और एलिमेंट मीन्स 12 और 13 एलिमेंट्स जो कि कम मात्रा में आवश्यक हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यदि डेली डाइट में किसी की भी 1 मिलीग्राम से ज़्यादा आवश्यकता है एलिमेंट की तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है, और यदि इससे कम आवश्यकता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है। इसके उदाहरण लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन, ये सभी एलिमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, अतः इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सेकंड आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सेलेनियम, फ्लोरीन एंड आयोडीन। कुछ समय पहले क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम और सिलिकॉन, पिछले कुछ समय से इन चारों एलिमेंट्स को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जोड़ा गया है। इन मेटलिक एलिमेंट्स के बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपयोग है, यानी हमारे एनिमल या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जिनमें सबसे पहला है रेगुलेटरी एक्शन, यानी शरीर के अंदर नियमितता बनाए रखना। रेगुलेटरी एक्शन इज exercised by sodium, potassium, magnesium and calcium। इन आयनों का फ्लक्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल की बाउंड्री लेयर के बाहर उपस्थित होता है और बहुत सारे सिग्नल को और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑन ऑफ करने का काम करता है। यानी जितना भी है, जैसे नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह में भेजने में यदि हम देखें तो हमारी कोशिकाओं की सेल में सोडियम पोटेशियम बैलेंस होता है। सोडियम और पोटेशियम का रेशो सेल सेप और सेल के बाहर 1:40, 30-40 के रेशो के आसपास होता है, और ये हमेशा किसका काम करता है? नर्वस सिस्टम के जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको रेगुलराइज करने का काम करता है। इसी तरह से ऐसे ही कार्यों को मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बढ़ाते हैं, इसी तरह के कार्य करते हैं। दूसरा है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो वर्क है वो मेनली है बोन फॉर्मेशन का और टीथ फॉर्मेशन का, यानी
हड्डियाँ बनाने का और दांत बनाने का काम जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी प्रोटीन्स भी मेटल आयन की उपस्थिति में अपनी एक विशिष्ट संरचना बना लेती है, यानी बहुत सारे प्रोटीन इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं या कैविटेंट्स बना लेते हैं, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स या मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का निर्माण कर लेते हैं। और ये सब एक कठोरतापूर्वक एक सर्टेन पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये कैल्शियम और जिंक से लूजली लिंक्ड होते हैं, और इस तरह से ये बोन फॉर्मेशन में और बॉडी को हार्डनेस देने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होते तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता, और बॉडी जो है कैसे खड़ी होती, और कैसे मतलब हम कैल्शियम के रोल के बिना हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, उसकी संरचना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में मेटल आयन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वे बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे फोटोसिंथेसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इन सब में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आयरन, कॉपर, मैग्नीज की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में बहुत सारे इनके कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस को कराते हैं। आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं, साइटोक्रोम है, फेरिडॉक्सिन है। कॉपर के कॉम्प्लेक्स हैं, एजुरिन, प्लास्टोसाइनिन, स्टेलोसाइनिन। तो ये सब जो है वो फेरिडॉक्सिन, जिनमें कि मैग्नीज भी उपस्थित होता है, आयरन भी होता है, और प्लास्टोसाइनिन जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये सब बॉडी में बहुत सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन कराए जाने का काम करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में यदि हम देखें तो बहुत सारी रिएक्शंस मेटलो एंजाइम एंड मेटलो कोएंजाइम्स के द्वारा कराई जाती हैं। ये सारी रिएक्शंस मेटल आयन के ऊपर डिपेंड होती हैं। मेटल आयन के चारों तरफ एक प्रोटीन कंटेंट लिगेंड प्रेजेंट होता है, और इस तरह से एक ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं, और इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ प्रोटीन वाले पार्ट भी जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से इनकी संरचना बनती है बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम की, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका विटामिन B12 विच कंटेन कोबाल्ट, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, कोबाल्ट है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इसके अंदर जिंक उपस्थित होता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, इसके अंदर भी जिंक होता है। सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज है, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों मेटल उपस्थित होते हैं। यूरिएज के अंदर निकिल होता है। साइटोक्रोम P450 के अंदर आयरन उपस्थित होता है। तो ये सब बहुत सी एंजाइमिक एक्टिविटी को एंजाइमिक एक्टिविटी के साथ बायोलॉजिकल सिस्टम की जो मैकेनिज्म है उसमें योगदान देते हैं। अगला जो रोल है इनका वो है ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरियर वाला रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिले तो जीवन संभव नहीं है। तो जितने भी और एरोबिक फॉर्म है लाइफ की वो ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड हैं। ऑक्सीजन कैरियर जो हैं उनका इम्पॉर्टेंट उसमें इनटेक का काम लंग्स के द्वारा किया जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज़ को भेजी जाती है, और इस तरह से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को करवाया जाता है, और जितनी भी सेल हैं उनको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मेजर ऑक्सीजन कैरियर हैं
हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन। इस तरह से जैसे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन किस में मिलते हैं? मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। हीमोइरिथ्रिन मैराइन इनवर्टिब्रेट के अंदर पाए जाते हैं और हीमोसाइनिन ऑर्थोपोडा और मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा मेटल आयंस का थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ ब्लड में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब भी कोई चोट लग जाती होगी तो आपने देखा कि उसके तुरंत बाद थोड़ा सा खून निकलने के बाद बंद हो जाता है। क्यों? ये प्रोसीजर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर खून का थक्का बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी में कैल्शियम +2 यानी कैल्शियम आयन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैल्शियम आयन की उपस्थिति से प्रोथ्रॉम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। अगला है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कार्बोक्सीपेप्टिडेज बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है या प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। अगला जो महत्वपूर्ण है बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बायोसिंथेसिस का कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा काम किया जाता है। कॉपर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या कुल मिला के मेटलिक आयंस हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इनके बिना हम बहुत समय पहले तक इनके महत्व के बारे में किसी को पता नहीं था, परंतु अब हम जानते हैं कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। धन्यवाद।